नमस्कार दोस्तों, टीआईओ टीचर इज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज के इस सेशन में लेकर आए हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सांख्यिकी। दोस्तों, इस बार के सिलेबस में जो सहायक अध्यापक की परीक्षा हो रही है उसमें सांख्यिकी अलग से जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है सांख्यिकी के यहाँ से। तो देखिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं सांख्यिकी, ठीक है ना। सांख्यिकी, ठीक है ना दोस्तों। सांख्यिकी में क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका एक बनता है टेलीचन से। किससे होता है? टेलीचन से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से आप बताएं कि इसका टेलीचिन क्या हुआ, इसका टेलीचिन क्या है, अगर ये टेलीचिन है तो इसकी वैल्यूज क्या दे रखी हुई। तो बताना है आपको टेलीचिन होता है कि एक, ठीक है ना। इसका मतलब है एक, इसका मतलब है दो, एक दो तीन, तीन अगर हमने करें तो इसका मतलब है तीन, एक दो तीन चार, इसका मतलब है चार। अब जब हम पांच बनाते हैं ना तो एक दो तीन चार और फिर ऐसे काट देते हैं, ठीक है ना। जब ऐसे काट देते तो ये क्या बच जाता है? पांच, ठीक है ना। छह की बात करते हैं, एक दो तीन चार, पांच ही हो गया। अब इसको जब छह की बात करें तो ये एक आपका ऐसे लग जाती हो जाता है आपका छह। सात की बात करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये हो गया आपका कितना? सात। आठ की बात कर लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये आपका हो गया आठ। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, नौ देखते हैं, एक दो तीन चार, ये आपका पांच, एक दो तीन चार, ये हो गया आपका नौ। दस की बात करें, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये हो गया आपका दस। दोस्तों, जब भी कोई क्वेश्चन आपका टेलीचिन से पूछा जाता है तो इन्हीं में से एक पूछा जाता है। कई बार टेट में एक बार नहीं दो तीन बार ये क्वेश्चन बन चुका है, पांच वाला पूछा जाता है कि ये जो टेलीचिन दिखाया गया था वहां पे पूछा गया था इनमें से किसका है, तो आपका आंसर बनाना वहां पे कितना? पांच, ठीक है ना दोस्तों। आगे आते हैं, देखिए इसमें सांख्यिकी कुछ मापक होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बनता है निम्न में से सांख्यिकी का या केंद्रीय प्रभुत्व माप का मापक नहीं है। सांख्यिकी या केंद्रीय प्रभुत्व माप का मापक नहीं है। दोस्तों, आपको बता रहे हैं ये मापक है, इसमें से आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, केंद्रीय प्रभुत्व की माप में, केंद्रीय प्रभुत्व की माप में केवल आपके तीन मापक माने गए हैं, एक माध्य, एक माध्यिका, एक बहुलक। यहाँ जो आपका परास है इसे आपका उसमें मापक नहीं माना है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया? बताया गया है कि जो केंद्रीय प्रभुत्व माप के जो मापक है वो माध्य, माध्यिका, बहुलक नहीं है, परास आपका मापक नहीं है, ठीक है। आपको बताते हैं केंद्रीय प्रभुत्व की माप में कुछ आपकी और चीजें हैं, बताना है क्या क्या पढ़ने वाले इसमें। एक हम पढ़ेंगे इसमें माध्य, फर्स्ट सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे माध्यिका, ठीक है ना। माध्यिका के बाद हम पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे बहुलक और फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे परास। दोस्तों, परास को ही परिसर बोला गया है। क्या बोला गया? परिसर। हम यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? देखो, माध्य से क्वेश्चन बनेगा, माध्यिका से बनेगा, गुणोत्तर माध्य से क्वेश्चन बनता है आपका, बहुलक से क्वेश्चन बनता है, परास और परिसर से बनता है, ठीक है ना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम समांतर माध्य से। समांतर माध्य, समांतर माध्य या माध्य एक ही बात है। जो आपके सिलेबस में दिया है वो आपका बारंबारता वाला नहीं दिया है, आपके यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। देखिए समांतर माध्य में एक योग होता है, ये होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब एक बात समझ लें दोस्तों, आप क्या है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल यही फॉर्मूला आपका कहाँ लगता है? एवरेज में। तो जो आपके सिलेबस में जो आपका दिया है केंद्रीय प्रभुत्व की माप में या सांख्यिकी में जो आपका समांतर माध्य, तो वो इसमें एवरेज टाइप का बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके यहाँ से। जैसे लेते हैं आप क्वेश्चन एक लेते हैं, ये 2
4, 6, 8 और 10 का समांतर माध्य होगा। ठीक है ना, समझ लिया आप। तो हमने बताया प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आप यहाँ पाएंगे प्रेक्षणों का योग करेंगे आप तो देखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब बटे प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5, तो बटे में 5 रहेगा आपका। आप इसे जोड़ेंगे 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 बटे 5 डिवाइड करेंगे आपका आंसर कितना मिल जाएगा आपको 6। ठीक है ना। अब एक बात दोस्तों आप देखें, यहाँ आपने समांतर मान निकाला, बिल्कुल लॉन्ग प्रोसेस थी। हम देखते हैं क्या जब यहाँ पे आपका ये डिफरेंस इक्वल है, दो का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस, यहाँ कहीं भी आपका डिफरेंस इक्वल रहता है तो हम एक चीज और यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों को ऐड करें आप, उसमें 2 का डिवाइड कर दें, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 10 + 2 बटे 2, 12 बटे 2, आंसर आ गया आपके पास 6। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं आप यहाँ पे 1 5 9 13 17 21। ठीक है ना। आपको इसका निकालना है क्या मान। ठीक, अब एक तो प्रोसेस आपकी क्या है, एक तो प्रोसेस आपकी ये होती है सबको ऐड करें और फिर डिवाइड कर देना 6 से। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके से यूज करके देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस यहाँ आपका 4 का है, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 4 17, 17 4 21। इसका मतलब है डिफरेंस आपका इक्वल है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, लास्ट में कितना है आपका 21 अपॉन 2। फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड किया आपको 22 आया, 22 बटे 2 डिवाइड किया आपका 11 11। ठीक है ना। आप समझ रहे हैं यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन आपने ये लिया है, ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। देखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 आपका 50 तक की संख्याओं का माध्य होगा। दोस्तों आप देखें यहाँ पे कि एक तरीका आपका वही हमने बताया आपको, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सबको ऐड करते फिरेंगे ना आप, और उसके बाद 50 का बाहर आएगा, आंसर आपका वही आना है। आप ये देखिए हमने आपको बताया डिफरेंस आपका 1 का है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, हर जगह आप चलते जाएंगे आपको 1 का ही डिफरेंस मिलता जाएगा। यहाँ भी आपको लास्ट में भी आपको 1 का डिफरेंस मिलेगा। तो भाई हमारा जो हमने बताया था आपको फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म करना है, तो 1 + 50 बटे 2 ये हो गया 51 बटे 2, भाग लगाएंगे आप 25.5, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 व 10 प्रेक्षणों का माध्य 30 और 15 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो 30 प्रेक्षणों का माध्य होगा। देखिए दोस्तों आपको बताया कि टोटल माध्य आपको निकालना है 30 का। यहाँ जो वैल्यू आपको दे रखी है 5 10 और 15, इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका 30 बन जाता है। इन्हीं का द्वारा से निकालना है आपको। ठीक है, देखिए आप माध्य बराबर जो आपका होता है वो होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग में दे रखा है 5 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है 60 प्लस आगे दे रखा है 10 प्रेक्षणों का माध्य 30, तो 10 का माध्य कितना है 30 प्लस आगे देखिए 15 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो 15 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 20 बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है आपकी 30। ठीक है ना। आप हल करेंगे इसे हल करेंगे 5 × 30 300 प्लस 10 × 30 300 300 प्लस 15 × 30 300। ठीक है ना। अब फॉर्म में कितना रहेगा आपका 30। ठीक है ना। आप देखेंगे 300 300 600 और 300 900 900 बटा 30 30 का डिवाइड करेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा 30। आइए कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। देखिए प्रथम n सम संख्याओं का माध्य निकालना है आपको, तो ये होता है n + 1। अब देखते हैं क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आपका ये 2 4 6 8 10। ठीक ना, ये 2 से शुरू हो रही है, इसका मतलब प्रथम से शुरू हो रहा है, तो प्रथम 5 संख्या बन गई है 1 2 3 4 5। ये 5 संख्या बन गई, तो इसका आंसर आपका 5 + 1
बराबर 6 आ रहा है। हल करके देखते हैं कि आपका 6 आ रहा है। तो देखेंगे भाई हमारा, जब आप देखेंगे डिफरेंस आपका सेम है, दो का डिफरेंस है, तो हम भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला कर सकते थे यहाँ पे। तो 10 प्लस 2 बटे 2 12 बटे 2 हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे ही आपका कोई क्वेश्चन अगर बनता है, जैसे आपका पूछेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य बताएं, तो प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य कितना हो जाता है 20 प्लस 1 बराबर 21। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य, तो प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य जो होगा वो आपका रहेगा केवल n। ठीक है ना। आप जैसे क्वेश्चन देखते हैं आप 1 3 5 7 9, इनमें ये आपको विषम संख्या दे रखी है, 1 से शुरू हुई, इसका मतलब प्रथम से शुरू हो रही, प्रथम 5 होगी संख्या 1 2 3 4 5। तो आप इसे हल करेंगे ना तो आपको आंसर 5 मिलेगा। n दे रखा है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, वो औसत के सभी माध्य n ही है। तो आप हल करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा। हल करके देखते हैं आप, वही हमें बताया देखें 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, तो आप देखेंगे 9 प्लस 1 बटे 2 10 बटे 2 हल करेंगे आपको कितना आ जाएगा आपको यहाँ 5। हमने बताया दोस्तों आप ये क्वेश्चन चाहे ऐसे कर ले, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे याद करके फैक्ट अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। अगला देखिए आप क्वेश्चन, अगला है जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो आप एक बार हल करके देख लेते हैं, निकालें आप। जैसे आपको देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 डॉट 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 आपका 10 तक जाता है। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे तो आप इसे हल करेंगे। एक तो तरीका आपको बताया हमने क्या है, आप वो तो इफेक्ट तो लिखा ही नहीं, इफेक्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पे इफेक्ट आपको मिल जाता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अगर ये क्वेश्चन आपका बनता है 10 तक की संख्याओं का बनना है तो आपका आंसर कितना आएगा देख रहे हैं आप। अगर ये 10 तक की संख्याओं का मान होता तो कितना आता आपका 10 प्लस 1 बटे 2 11 बटे 2 हल करते हैं आप 5.5 आपका क्या मिल जाता है आंसर। आप इसे हल करके देखें कि आपका 5.5 आंसर बनता है। आप देखेंगे डिफरेंस आपका बिल्कुल सेम है, एक का डिफरेंस चल रहा है, सब जगह एक का डिफरेंस चलेगा। तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 11 बटे 2 हल करेंगे, आपका 5.5 आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन अगला हुआ जैसे हमने देखिए प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना आपको। ठीक है, तो आप इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे 51 प्लस 1 बटे 2 52 बटे 2 आंसर आपको कितना बन जाएगा यहाँ पे 26। दोस्तों हमने माध्यिका के बारे में पढ़ लिया, अब हम माध्यिका के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। माध्यिका दोस्तों देखिए माध्यिका क्या होता है, माध्यिका हम जब निकालते हैं तो हमें कुछ टर्म्स फॉलो करने हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो आपके आंकड़े दे रखे होंगे, जो भी आंकड़े आपको दे रखे हैं सबसे पहले हमें उन्हें अब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। आरोही तथा अवरोही क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा टारगेट, आरोही अवरोही क्रम में लगा लेते हैं आप लोगों को। सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर नंबर ऑफ आंकड़े हैं कितने, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों की संख्या हम देखते हैं कुल आंकड़े हैं कितने। कुल आंकड़े दो टाइप के निकलेंगे आपके, या तो आपके कुछ सम होंगे या फिर होंगे विषम, या तो सम होंगे या होंगे आपके विषम। ठीक है ना। अब देखें हमें क्या चीज फॉलो करनी है क्या नहीं फॉलो करनी है वो हम आपको बता देंगे। थर्ड नंबर में हम देखते हैं अगर आंकड़े विषम हुए तो, यानी आंकड़े आपके दोस्तों विषम होते तो हम क्या करते हैं, अगर आपके आंकड़े विषम है तो हमारी बीच वाली मध्य वाली जो संख्या है, मध्य वाली संख्या माध्यिका बन जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर दोस्तों आपके आंकड़े सम हुए, अगर आंकड़े आपकी सम हुई तो उस कंडीशन में मध्य मानों का माध्य निकाल लेना। जो आपका आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका। क्वेश्चन देख लेते हैं एक प्रॉब्लम से। 2 3 5 4 6 8 7 5
क्लिक हुई ना, 5 5 2 बार हो गया। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल लिख देते हैं आपने 10। ठीक है ना, हम पहले विषम का ले लेते हैं उदाहरण, फिर हम ले लेंगे सम का। ठीक है, हमने बताया दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको देखना है क्या, इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है ना, देखेंगे सबसे पहले आएगा आपका 2, अंडरलाइन कर दिया, इससे आपको पता चलता है ये वाला पर लिख के ये नहीं लिखा है। 2 के बाद आपका आना है 3, अंडरलाइन करते हैं। 4 आएगा, इसके बाद 4 4 के बाद 5 आएगा, 5 लिख दिया। 5 के बाद एक और 5 है, यहां पे आपने 5 लिख दिया। ठीक है, फिर आपको 5 के बाद 6 6 को अंडरलाइन किया। 7 8 8 के बाद आपका 9 कहीं, फिर आपका है 10। हमने कर लिया आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है, इसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। हम अब देखते हैं इसमें क्या कि आंकड़े हैं कितने, तो हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर है दोस्तों, आपके आंकड़े 9 है। 9 का मतलब क्या होगा, 9 जो संख्या है वो आपकी कैसी है, विषम। और विषम वाले पद में हमने आपको बताया था कि जो मध्य में जो संख्या है वो आपका आंसर बन जाएगी। तो देखेंगे आप 4 आप इधर के छोड़ दें और 4 आप इधर के छोड़ दें, बीच में आपकी कितनी रहेगी 5, और 5 ही आपकी क्या है यहाँ माध्यिका। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सम वाला, देखें यही प्रॉब्लम लेते हैं, इसमें हम एक अंक कम कर देंगे, 5 हम हटा देंगे यहाँ से। तो देखें 2 3 5 4 6 8 7 10, ऐसे दोस्तों हमने 1 5 कम कर दिया। ठीक है ना, हम देखते हैं हमको ऐसी आपने वही लगाने, हमने आरोही क्रम में लगाए, तो आरोही क्रम में जब हम लगाए तो 2 3 4 5 6 7 8 और 10। ठीक है ना, हमने आंकड़ों को लगा लिया है। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे आंकड़े हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों अब आंकड़े आपके कैसे हैं, सम आंकड़े आए वो कितने 8। ठीक है ना, 8 आंकड़े आ गए। तो आप देखेंगे हमने बताया मध्य मानों का, तो 3 इधर के और 3 इधर के, बीच में आपके 2 रह गए। तो हमें इन्हीं का माध्य निकालना है। इनका माध्य कैसे निकालेंगे, 5 + 6/2 11/2 हल करेंगे इसको, तो 5.5 आपका आंसर बनेगा। दोस्तों 5.5 ही इस आंकड़े की क्या है, माध्यिका। आइए दोस्तों कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखते हैं हम। ये देखा 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक का वजन 75 है, 75 किलोग्राम है, तो माध्यिका होगी। ठीक है ना दोस्तों, आप देखें 5 व्यक्ति दे रखे हैं और सबका वजन 75 किलोग्राम है, तो 75 किलोग्राम 75 75 75। आप देखेंगे यहाँ आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये सबका 75 एक ही समान संख्या है। तो बस अब टर्म देखें आप, टर्म कितने 1 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, जो बीच वाला होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। बीच में आपको लिखना है 75, या हर जगह ही 75, तो आपकी माध्यिका कितनी बन जाएगी 75। बिना सोचे समझे आपका आंसर कितना हो जाएगा 75। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी जो सीटेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बना था। ठीक है ना, आगे देखेंगे आप, प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या 12 है, अंतिम 3 संख्या में प्रत्येक संख्या 14 है, तो माध्यिका होगी। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ये हो सकता है आए इस टाइप का कोई क्वेश्चन। आप देखेंगे प्रथम 3 संख्या में प्रत्येक संख्या 12 है, तो प्रथम 3 संख्या ये 12 12 और 12, 3 संख्या 12 है। इसके बाद आप देखें अंतिम 3 संख्या में प्रत्येक संख्या 14 है, तो अंतिम 3 और मतलब 14 14 14। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हर संख्या आपकी वही आरोही क्रम में लगी हुई है, अब बढ़ते हुए क्रम में लगी हुई है ऑलरेडी। तो बस आप देखेंगे संख्या कितनी होगी टोटल 6। तो 6 में हमने आपको क्या बताया था, जब आपकी संख्याएं सम है तो आपको क्या करना है, मध्य मानों का माध्य। तो 2 इधर की छोड़ दें, 2 इधर की छोड़ दें, जो बीच में रहेगी उनका मध्य मानों का माध्य। 12 + 14/2 सो 26/2 हल करेंगे, आपका 13 आपको क्या मिल जाएगा आंसर, और 13 ही इन आंकड़ों की क्या है माध्यिका। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम उस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद कराएंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ दे रखा है 5,7,9 3 7 3 7 5 7 का बहुलक। दोस्तों आपको बता दें बहुलक, बहुलक को आप हिंदी में देखा होगा, आपने ये लिखा है बहुलक। ठीक है ना, आप समझ लें किसी भी चीज का अर्थ उसी में निहित होता है उसके शब्दों में। आप देखेंगे बहु, बहु का मतलब हिंदी में होता है बहुत बार, और कोई भी आंकड़ा जो जितनी ज्यादा बार आएगा, जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा बार होगी वही संख्या उसका क्या होगी, बहुलक। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका बहुलक से पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है क्या एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हो सकते हैं, एक से अधिक बहुलक बन सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं आपका 7, एक यहाँ पे देखेंगे आपका 7 आया सबसे अधिक बार, तो 7 है। अगर कहीं आपका 3 और दे रखा हो तो बराबर में हम दिखाएंगे आपको, ये क्वेश्चन देखेंगे यहीं पे, देखिए आप समझ लें। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा 5 7 9 3 3, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले आप आरोही क्रम में सेट कर लें।
आगे क्रम में सेट करने से ना जो आपकी कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है। आप देखेंगे आगे क्रम में लगाएंगे तो आपका सबसे पहले 3 आएगा, तो लिख लें 3 3। इसके बाद लिखेंगे आप किसमें 5 5 एक है, 5 एक बार और 5 लिख दिए। इसके बाद क्या है आपका 7 7 7, फिर से 7, फिर से 7, फिर आपका आ जाएगा 9। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है 7 आई है, तो 7 ही क्या है इसका बहुलक, तो आंसर इसका बन जाएगा 7। अगर दोस्तों आप देखें एक क्वेश्चन और लेते हैं यहीं पे आप, जैसे 5 7 7 3 5 3 2 3 5, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 3 की आवृत्ति हुई है 3 3 3, एक तो 3 आपका 3 बार आया है, आप देखेंगे 5 भी आपका 3 बार है, 1 2 3 5। तो जो अब आपका आंसर बनेगा तो आपको ऑप्शन लिखा मिलेगा 3 और 5, 3 और 5 दोनों ही इन आंकड़ों के क्या है बहुलक, ठीक है ना। तो हमने बताया दोस्तों आपको एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं एक से अधिक बहुलक, ठीक है। आगे देखिए आप इसका भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ आपको टर्म में दे रखा है वेतन दे रखा है, ये वेतन जो है रुपयों में है और ये आवृत्ति आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुलक निकालना है। आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब ये दे रखा ना कि जो 200 रुपया है उसकी आवृत्ति 4 बार है, इसका मतलब क्या 200 रुपए मिल रहा होगा तो 4 लोगों को मिल रहा होगा। आप देखें 225 रुपए जो मिल रहा होगा 6 को मिल रहा होगा, ठीक है ना। आप देखें 250 रुपए जो मिल रहा होगा कितने को मिल रहा होगा 12 को, ये सबसे अधिक बार मिल रहा होगा। आप देखें 325 9 बार, तो इसका मतलब कौन सा सबसे अधिक बार मिल रहा है 250। अब ये आंसर आपका ऑप्शन में हो सकता है, आपका ऑप्शन देख लेते हैं आप। ऑप्शन में आपका ए दे रखा है 4, बी दे रखा है आपका 200, सी दे रखा है 250, डी दे रखा है आपको 12। तो दोस्तों जो ये 12 है वो कंफ्यूजन के लिए है, आप समझ लें। जो आवृत्ति ये आपका आंसर नहीं बनेगी, ये 250 है 12 बार, 250 12 बार है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 250 बनेगा। ये 12 बार फ्रीक्वेंसी है, जबकि आपका जो वेतन है वो 250 है। 250 250 250 12 बार लिखा होगा वहां पे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ भ्रमित नहीं होना है, 250 12 अगर ऑप्शन दोनों जगह मिलता है ना तो आपको 250 टिक करना है। तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होगी वही आपका क्या बनेगा बहुलक, ठीक है। आगे देखें ये रहता है एक आपका शॉर्ट नोट्स है माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, आपको बता रहे हैं हम कि ये कुछ ये आपका यूपीटेट में भी पूछा जाता है, और लेकिन जो आपकी पिछली लिखित परीक्षा उसमें तो पूछा नहीं है, अब तो खैर ऑब्जेक्टिव बन गई है। तो यहाँ इसकी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखना आप समझ में क्या होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। दोस्तों एक याद करने की समस्या और बनी रहती है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि बहुलक वाला ये वाला बहुलक माध्यिका का आप संबंध याद नहीं कर पा रहे। तो आपको बता दें जो अक्षर पूरे हैं आपके अक्षर पूरे किसमें बहुलक में, इन दोनों में आप देखेंगे धा आधा है, धा है, माध्यिका माध्य। तो जो आधे आधे अक्षर है वो एक तरफ रहेंगे और जिसके अक्षर पूरे हैं वो एक तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो बहुलक बराबर इधर किसको रखना है, जिसके अक्षर पूरे हैं उसे एक तरफ रखना है, बाकी जिनके आधे वो एक तरफ रखेंगे। फिर आपका आ जाता है 3 माध्यिका -2। अब एक समस्या ये आती है कि 3 किसके साथ रखें 2 किसके साथ रखें। तो आपको बताया दोस्तों धार निकालने के बाद जितने अक्षर रह जाएंगे उतनी संख्या आगे लग जाएगी। तो मां या और का ये 3 बन गई 3 माध्यिका, धार निकाल लेंगे यहाँ से तो आपके 1 2 तो आपका 2 रह जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। यही फार्मूला आपको यह यूज करना है इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने रोक के रखा था। किसी बंटन का माध्य 12 माध्यिका 16 हो तो बहुलक क्या होगा। तो आपको पता है 3 माध्यिका -2 माध्य, तो माध्यिका कितनी दे रखी है आपको 16, तो 3 माध्यिका 16 -2 माध्य। माध्य कितना है, माध्य आपका दे रखा है 12, 2 गुना 12। तो देखिए 16 की 48 -12 दूनी 24, और 48 से 24 घटाएंगे 24 दोस्तों आपके क्या बन जाएगा आंसर। दोस्तों 2 टॉपिक और रह गए हमारे, एक गुणोत्तर माध्यिका रह गया, एक परास का रह गया, दोनों ही समझ लेते हैं हम। ये आपका है गुणोत्तर माध्य। ये जो गुणोत्तर माध्य है वो आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला नहीं है, ये आपका सांख्यिकी वाला है। यहाँ आपको नॉर्मल से क्वेश्चन बनता है, समझ लें। अगर आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, ए और बी 2 संख्याएं दे रखी हैं और आपको यहाँ गुणोत्तर माध्य पूछा जा रहा है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा √AB, ठीक है ना। अगर आपकी 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, और यहाँ आपसे अगर गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है तो ये आपका ए बी सी तो बन ही जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे घनमूल चढ़ जाएगा, ठीक है ना।
अगर कहीं चार संख्याएं ए बी सी और डी दे रखी हैं तो अंदर आपका ए बी सी और डी बना रहेगा, लेकिन फिर आपका क्या आ जाएगा कड़ी 4। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे आप देखेंगे 8 1 और 8 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी तीन संख्या है, तो ये ए बी सी और आपको कड़ी 3 करनी थी। आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8 इंटू 1 इंटू 8 कड़ी 3, ये बन जाएगा 8 8 64 और कड़ी 3 रहेगा। और 64 का घनमूल आप निकालेंगे, घनमूल कितना बनेगा आपका 4। तो दोस्तों 4 ही आपका क्या बनेगा आंसर। गुणोत्तर माध्य का कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। आप देख लेते एक छोटी सी नजर में पलाश या पल्सर। ठीक है ना। आप समझे परास या पर्सन क्या होती है। जैसे फिजिक्स की लैंग्वेज में आप देखें, आपने कोई पिंड उठाया, ये आपका कोई पिंड आपने यहाँ से उठाया, आपने यहाँ से थ्रो किया, आपने यहाँ से फेंका, जब आप यहाँ से इसे फेंकेंगे तो ये आपको मान लीजिए इसने इतनी दूरी कवर की, ठीक है ना। तो जो दूरी कवर की है यही आपका परास है, यही आपका क्या है पर्सन। परास और पर्सन एक ही बात है। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपकी यहाँ तक की दूरी तय करेगा वही आपका परास रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू से आपकी मिनिमम वैल्यू घटा देते हैं। क्या करते हैं परास या पर्सन ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू घटा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप प्रॉब्लम देख लेते हैं 3 5 7 8 2 6 9 15, ठीक है ना। आपको इसकी क्या बतानी परास बतानी है। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा वही एक टर्म रहता है क्या, हमें तो क्या है आप लोगों को आरोग्य में लगाते हैं, ठीक है ना। आरोग्य में लगाने के बाद क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाता है। तो हम आरोग्य में लगा देंगे सबसे पहले 2 2 के बाद 3 3 के बाद आप देखेंगे 4 नहीं, 4 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 15। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ मिनिमम वैल्यू आपकी 2 दे रखी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15। तो आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू 15 में से आप 2 घटाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा 13। तो एक चीज समझ लें, एक क्वेश्चन और आपका अभी जो अभी टेट सीटेट हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा वो भी बता देते हैं आपको। उसमें ऐसे दे रखा था 6 7 0 -13 -18 20 16 -20, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन था, उसमें आपसे पूछा गया था परास आंकड़ों की परास बताएं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे जब ये आंकड़े आप लगाएंगे आरोही क्रम में तो जितनी वैल्यू आपकी माइनस में दे रखी है बड़ी वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू बन जाती है। अगर यहाँ -20 है -18 है और माइनस आपका 13 है तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी -20। तो आप रखेंगे -20 की जो नंबर आएगा वो आएगा -18 का, -18 के बाद -13 का और -13 के बाद आपका क्या आ जाएगा 0। एक सरल रेखा पे जब आप बनाते हैं तो उसमें बनता है आपका 0 बीच में रहता है। अब दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, आप ऐसी कोई आपकी रेखा है, यहाँ के यहाँ पर रहेगा, यहाँ मिडिल में आपका 0 रहता है। इधर जो वैल्यू रहती है वो आपकी पॉजिटिव रहती है, इधर जो वैल्यू रहती है आपकी क्या रहती है। जितना आप इधर बढ़ेंगे बढ़ेंगे वो आपका बढ़ती जाती है, जितना आप इधर माइनस में आएंगे उतना आपकी घटती जाती है, वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है ना। एक चीज हमें फॉलो करनी है, बीच में आपका 0 के बाद क्या लगाना है आपको। आप देखेंगे 0 के बाद आपका आ जाएगा 6 के बाद आपका आएगा 7 के बाद आप देखेंगे आपका क्या है 16 और 20। आप देखेंगे जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है -20 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20। तो बस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 20 माइनस का 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 + 20 बराबर 40 इसकी क्या है बराबर। तो दोस्तों कैसे लगा आपको हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपने चैनल हमारा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी पोस्ट आती है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आपको सांख्यिकी से लेकर अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, हम उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।